नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन। सुरक्षा और यात्रा मार्गों पर रियल टाइम अपडेट देने के लिए टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल। सुरक्षित तीर्थ यात्रा पर फोकस। चारधाम यात्रा में मानसून डाल सकता है खलल। मानसून को देखते हुए अलर्ट मोड पर एजेंसियां। 24 अप्रैल को मॉक ड्रिल का होगा आयोजन। और उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर कम करने पर फोकस। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को चिन्हित कर रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। महिलाओं को किया जा रहा जागरूक। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं चारधाम यात्रा की। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर एनएचएम ने भी तैयारी कर ली है। एनएचएम की स्वास्थ्य मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया की माने तो यात्रा मार्ग पर तैनात होने वाले मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि इस साल चारधाम यात्रा में कुल 102 स्वास्थ्य मित्रों को तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा 25 MRP यानी कि मेडिकल रिलीफ कैंप भी बनाए जा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इसमें जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन सबकी ट्रेनिंग भी चल रही है अभी, और जो रेगुलर मेडिकल स्टाफ है हमारा, उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मित्र भी लगाए जाते हैं, जो 102 की संख्या में इस बार एनएचएम द्वारा लगाए जा रहे हैं। और हमारी जो मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं वो भी चारधाम रूट पे लगाई जाती हैं। तो 25 हमारी इस बार MRPs भी लग रही हैं, जिसमें स्वास्थ्य मित्रों को और हमारे फार्मासिस्ट और मेडिकल ऑफिसर्स को पोस्ट किया जाएगा, जो कि हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं की जांच और स्क्रीनिंग का कार्य करेंगे। इस बार मानसून अच्छा रहने वाला है और अनुमान ऐसा माना जा रहा है कि चारधाम यात्रा के दौरान बारिश मुश्किलें बढ़ा सकती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से तैयारियां पुख्ता की जा रही है, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना श्रद्धालुओं को न करना पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जहां एक तरफ ज्यादा गर्मी होने का अंदेशा जताया गया है, तो वहीं मानसून के दौरान बारिश भी अच्छी खासी होने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून सीजन के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। इस तरह जून से सितंबर के बीच मानसून सीजन में बारिश का अनुमान 105% तक लगाया गया है। 15 जून से शुरू होने वाला मानसून सीजन उत्तराखंड में भी आफत बरसा सकता है। बिल्कुल, देखिए अभी जो समर सीजन है या प्री मानसून सीजन जिसको बोलते हैं, मार्च से लेकर मई तक हमारा पीरियड रहता है। और आपने देखा कि मार्च में भी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हमको मिलती रही है, और उसमें भी नॉर्मल जो रेनफॉल मिलनी चाहिए वो रही है। और अभी अप्रैल में भी देखेंगे तो करीब हम मिड अप्रैल पे पहुंच ही चुके हैं, आगे ही जा रहे हैं। तो अप्रैल में भी अच्छी बारिश जो स्पेल पीछे मिली है उससे मिली है। वही खराब मौसम के बीच चारधाम यात्रा भी है, और हर बार देखा जाता है कि यात्रा के दौरान बारिश एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसी स्थिति में हालात बद से बदतर न हो, उसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा रहा है। आपदा के लिहाज से तीर्थ यात्रा को संवेदनशील मानते हुए 24 अप्रैल को एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी। देखिए, जहाँ तक भारी बारिश की बात है, आप जानते हैं कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। औसत से 5 से 7 डिग्री तक कई स्थानों पर गर्मी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो बरसात की भी संभावना उसी तरह से बढ़ जाती है। बरसात ज़्यादा होना अपने आप में चिंताजनक नहीं है। बरसात जब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, जिसको क्लाउड बर्स्ट के रूप में देख सकते हैं आप, वो थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति होती है। तो उसके लिए हम सावधानी बरत सकते हैं। सावधानी बरतने के लिए सभी संबंधित से अपील करेंगे। और जब भी बरसात का समय आएगा, हम लोग जो आवश्यक कार्रवाई है करेंगे। जहाँ पे लैंडस्लाइड होने की संभावना रहती है वहाँ पर JCB मशीनें, मैन पावर तैनात रहेंगे। और जो निचले इलाके हैं जहाँ जलभराव की संभावना होती है, वहाँ के लिए हम लोग पहले से अपना ड्रेनेज प्लान वगैरह फिट रखेंगे, ताकि किसी प्रकार से जलभराव से बचा जा सके। और अगर जलभराव कहीं होता है तो त्वरित गति से जो लोग फंसे रहेंगे उनको निकालने का कार्य और बाकी जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। बरसात में सबसे ज्यादा डर केदारनाथ पैदल रूट पर होता है, जहां सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच पैदल रास्ते पर हजारों श्रद्धालु चलते हैं। पिछले साल 31 जुलाई को आई आपदा के बाद केंद्र और राज्य सरकार को ऑपरेशन चलाना पड़ा था, तब जाकर हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उस भयानक हालातों से सबक लेते हुए इस बार पहले से ही सभी विभाग अलर्ट मोड पर है।
आपदा के ऐसे हालातों में सभी एजेंसियां अलर्ट रहे, एक यात्री सुरक्षित रहे, इसकी मॉनिटरिंग राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी कर रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। उधर उत्तराखंड पुलिस महकमा भी चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि इस साल यात्रा को जो यात्रा मार्ग है उस पर श्रद्धालुओं को यात्रा का रियल टाइम अपडेट दिया जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप की माने तो ऑनलाइन श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी मिलेगी। साथ ही ऑफलाइन पंजीकरण करवाने वाले श्रद्धालुओं को भी एसएमएस के जरिए रूट डायवर्जन, मौसम और यात्रा रोकने के दौरान रहने वाली व्यवस्था से रूबरू कराया जाएगा। साथ ही गूगल से बातचीत कर नए रास्तों को भी गूगल मैप पर अपडेट करने की बात कही जा रही है। जैसा कि हमने रजिस्टर्ड जो भी हमारे जो यात्री हैं बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्टर्ड यात्री हैं उनको तो हम बल्क एसएमएस के माध्यम से और उनको पर्टिकुलर एसएमएस के माध्यम से सारी सूचनाएं हम उनको अवगत कराएंगे, विशेषकर रूट डाइवर्जन या फिर वेदर इंफॉर्मेशन या फिर यात्रा को अगर हॉल्ट करने की स्थिति है तो उस स्थिति में उनको अवगत कराया जाएगा एसएमएस के माध्यम से। साथ ही एक बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो चारधाम नहीं आते, उनका पर्यटन के पर्पज से आते हैं, कोई और उद्देश्य से आते हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने कंसर्निंग जो नेटवर्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज हैं, मोबाइल सर्विसेज हैं, उनसे बात की है कि वहाँ का जो भी टावर पे जो भी मोबाइल एक्टिव रहेगा उस मोबाइल पे हम बल्क एसएमएस भेजेंगे। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों पर सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि सरकार के पास प्रत्येक धाम की यात्री क्षमता की रिपोर्ट है, बावजूद इसके वो असीमित संख्या में श्रद्धालुओं को बुलाना चाहती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो श्रद्धालुओं के रहने, ठहरने, परिवहन और धामों में सुलभ दर्शन की सुनिश्चित व्यवस्था करे। और है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का वो बहुत अच्छा नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर तैयारियां लचर हैं, रोजाना रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सरकार स्वयं अभी ये निश्चित नहीं है कि वो पंजीकरण से भेजेगी। ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा वो कह रहे हैं असीमित यात्री, जितने मर्जी यात्री आएंगे हम किसी को रोकेंगे नहीं। जब आप यात्रियों को रोकेंगे नहीं, इस तरह से अगर आप आमंत्रण दे रहे हैं तो असंख्य लोग अगर आ गए तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी हर शहर की है और उसकी बाकायदा सरकार के पास रिपोर्ट है। रोहतक आईआईएम ने उसके ऊपर रिसर्च किया है और सरकार को रिपोर्ट दी है। चीफ सेक्रेटरी जो पिछली थी उन्होंने बाकायदा इसकी रिव्यू बैठक करी है और रिव्यू बैठक में कितना लोड एक शहर ले सकता है वो सरकार को मालूम है। उसके बाद भी अगर आप कहेंगे कि असंख्य लोग आएंगे हम रोक नहीं पाएंगे तो मैं समझता हूं सरकार खुद भ्रम में है, सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के आदेश दिए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उस वक्त बहस छिड़ गई जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। और इस मामले पर अब उत्तराखंड में क्या कुछ हो रहा है, आइए रिपोर्ट में देखते हैं। देश भर में अभी तक आप वक्फ बिल को लेकर चर्चाएं सुन रहे थे, मगर इस बीच सुप्रीम कोर्ट और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। दरअसल तमिलनाडु में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लंबे समय से लंबित रखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को इस पर 3 महीने के भीतर ही कार्रवाई करनी होगी, जिस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 एक ऐसा परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे मौजूद रहता है। आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फिर फैसला दे सकता है, चाहे वो किसी भी मामले में क्यों न हो। अब इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं शुरू हो गई है।
उत्तराखंड के बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री सुरेश परिहार दबी जुबान में कहते हुए नजर आए हैं कि एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कि कोई भी संवैधानिक संस्था हो, राजनीतिक दल हो, राजनीतिक व्यवस्थाएं हो, कार्यपालिका हो, व्यवस्थापालिका हो, चाहे वो आप लोगों से मैं ये मान के चलता हूँ पत्रकारिता जगत से भी जुड़े लोग हो, सबका उद्देश्य संविधान को दृष्टिगत रखते हुए भारत माता को एकता, अखंडता और समृद्ध बनाने के लिए काम करने का काम है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग धाराएं हैं, सबका अपना 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 काम है। अगर हम एक दूसरे के काम पर हस्तक्षेप करने लगेंगे तो शायद एक बड़ा नुकसान होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर उपराष्ट्रपति ने जो टिप्पणी की उसे लेकर विपक्ष भी हावी होता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो मैं उपराष्ट्रपति जो बना है मिस्टर धनखड़, वो राष्ट्रपति बने हैं, बनाने वाले ने बनाया है, वो उसकी भी नौकरी कर रहे हैं। जिसने बनाया ना उनकी नौकरी कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले है, बाद में वो उपराष्ट्रपति है। इसीलिए ये बयान मैंने अखबारों में भी पढ़ा, सुन ही रहा हूँ। जहाँ तक एक प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह सकता है या नहीं कह सकता है, ये तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। देखिए, राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं बोल सकता, वो प्रथम पुरुष है, ये बात सच है, परंतु उसको एडवाइस भारत के आम से आम, साधारण से साधारण व्यक्ति भी दे सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बनाया, वो चौथा हमारे लोकतंत्र के ये समझने को बचाए रखने के लिए वो सबसे बड़ा प्रहरी है। उधर इस पूरे मसले को लेकर कानून का क्या कुछ कहना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व विधि सलाहकार कुंदन सिंह राठौर। देखिए, प्रजातांत्रिक देश में व्यवस्था चलाने के लिए पार्लियामेंट को बनाया है। पार्लियामेंट संविधान की ही उपज है और संविधान के प्रावधानों के अनुसार पार्लियामेंट का काम कानून बनाना है, निश्चित रूप से। लेकिन साथ ही साथ कानून विधि सम्मत बने, कानून लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप बने, इस बात के लिए हमारी न्यायपालिका में व्यवस्था है कि वो उनका निर्वचन करेगी। अर्थात यदि कभी भी कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट के द्वारा पास होता है जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करती हो या उनको कम करती हो, तो निसंदेह सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना वर्डिक्ट दे सकता है। उपराष्ट्रपति के बयान ने सियासी गलियारों में ही नहीं बल्कि देश के आम लोगों में भी हलचल मचा दी है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ समाधान निकलकर सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि इस तरह के बयान मात्र एक चर्चा का विषय बनकर ही रह जाते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए उधम सिंह नगर से गौतम सरकार के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बाजपुर के प्रियांशु चंद्र ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की 10वीं की परीक्षा में 15वां स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बता दें कि प्रियांशु का कहना है कि वो इसका श्रेय अपने अभिभावक और शिक्षकों को देते हैं। प्रियांशु ने बताया कि उन्होंने किताबों के साथ ही यूट्यूब के जरिए अपनी पढ़ाई को पूरा किया। प्रियांशु कहते हैं कि वो आगे चलकर IAS बनना चाहते हैं। हेलो टॉप करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो मेरा इसमें मैंने उत्तराखंड में 15वां स्थान प्राप्त किया और जो मैंने टॉप करा है, इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स, अपने परिवार वाले और अपने स्कूल और स्कूल के टीचरों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट करा। और छुट्टी के बाद भी एक्स्ट्रा क्लास लगाई गई थी। जिस सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम थी उसमें हमें एक्स्ट्रा क्लास देके अच्छे अंक प्राप्त करने का श्रेय स्कूल वाले देना है। भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? भविष्य में मैं UPSC पास करके IAS बनना चाहता हूँ। राजधानी देहरादून में ऐतिहासिक धरोहर को संजोती एक खास प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसमें आप उत्तराखंड की कई 100 साल पुरानी वस्तुओं के साथ साथ देश की कई पुरानी चीजें, जिनमें पुराने बर्तन, टीवी, पुराने एंटीक आइटम और पेंटिंग्स को देख सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून की एक आर्ट गैलरी में रखी ये बंद घड़ियां अपने भीतर सैकड़ों सालों का इतिहास समेटे हुए हैं। ये घड़ियां भले ही वक्त नहीं बताती, लेकिन गुजरे दौर का समय अपने भीतर समेट के रखे हुए हैं। एक मेज पर रखे इन कैमरों ने न जाने कितने लोगों की यादों को अपने भीतर समेटा होगा, लेकिन यही कैमरे अब यादों के सहारे रह गए हैं। देहरादून की आर्ट गैलरी में रखे ये एंटीक सामान बीते वक्त की ठहरी हुई दास्तान को सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अमर सिंह धुंता और उनके परिवार ने पिछले 2 दशकों के दौरान अलग अलग जगहों से ऐसे सामान इकट्ठे किए जो अब एंटीक के तौर पर काम आ रहे हैं। अमर सिंह धुंता के कलेक्शन में एक से बढ़कर एक एंटीक पीस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो 1971 के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के एक रेलवे स्टेशन से लाया गया दिए वाला सिग्नल हो या फिर तकरीबन 80 साल पुराना रेडियो। अमर सिंह बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक लंबे समय में इन चीजों का कलेक्शन किया। कई आज से करीब 20-25 साल पहले जब देखते थे कि जो घरों में बड़ा अच्छा सामान था, पुराना सामान जो हमारे बाप दादा कभी खरीद के लाते थे अपने शौक़ के लिए, उनको आने वाली जनरेशन कबाड़ समझ के यहाँ तक बाहर फेंक देती थी या कबाड़ी के हाथों औने पौने दामों में बेच देती थी। तो बड़ा दुख होता था ये सोच के कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है नई चीज़ें तो देख रही है, लेकिन पुरानी चीज़ें क्या थी वो देख नहीं पाएंगी कि कैसे पुरानी चीज़ ने नया रूप लिया। वो चीज़ शायद तब हमेशा के लिए इतिहास तो हो जाएगी, नाम सुनेंगे लेकिन उनको देख नहीं पाएंगे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना उन चीज़ों को सहेजा जाए, इकट्ठा करा जाए, ताकि हम एक आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको चीज़ें दिखाएं। इस कलेक्शन में मुझे लगभग 25 साल की मेरी मेहनत है कलेक्शन करने में, ये इतना समय लगा। और इस कलेक्शन को देख के कुछ लोग ऐसे भी थे भावुक भी हो गए, उनकी आंखों में कुछ ऐसे पानी आ गया कि उन्हें अपना बचपन भी याद आया और अपने पेरेंट्स भी याद आए और कहते हैं कि हमारे घर में भी था, हमारे पिताजी का था, हमारे पिताजी लाए थे, लेकिन वो था है नहीं। एंटीक चीजों के इस कलेक्शन में एक से बढ़कर एक शानदार पीसेस आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें मौजूदा दौर के लोगों ने शायद ही देखा होगा। मसलन तकरीबन 100 बरस पुरानी हाथों से लिखी रामचरितमानस या फिर इतने ही पुराने प्रिंटेड रामायण। इसी प्रदर्शनी के एक हिस्से में बीते जमाने के कैमरों का कलेक्शन रखा है। इस कलेक्शन में रखे शुरुआती शटर वाले कैमरों को देखकर एक बारगी आप हैरान रह जाएंगे कि तकनीक कैसे बदलती गई और शुरुआत कैसे पीछे छूटती गई। एंटीक के इसी कलेक्शन में चौसर भी रखी है। ये वही चौसर का खेल है जिसका जिक्र महाभारत में मिलता है। अब जब हम मोबाइल में पूरी मूवी देख लेते हैं तो वहीं एक दौर ऐसा भी था जब सिर्फ गाने सुनने के लिए भी ग्रामोफोन जैसे बड़े इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता था। एंटीक के इस कलेक्शन में रखे ये ग्रामोफोन अब खामोशी का संगीत सुनाते हैं। अमर धुंता के इसी कलेक्शन के एक हिस्से में आपको इंद्रजाल की कहानियां और नागराज के कॉमिक्स के सेट भी दिखाई देंगे। इंस्टाग्राम के रील्स और स्नैपचैट के इस दौर में मौजूदा पीढ़ी के लिए ऐसी किताबें देखना अब मुमकिन नहीं होगा। हालांकि बीते वक्त के साथ कोई चलना नहीं चाहता, लेकिन सच ये भी है कि बीते वक्त की निशानियों को देखना हमेशा से आपको एक रोमांचक अनुभव देता रहा है। इन निशानियों में ठहरे वक्त की जुम्बिश है तो गुजरे दौर का बन जाने का शायद शौक भी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से कैमरा पर्सन निशांत के साथ हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर कम करने के लिए एनएचएम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को चिन्हित कर रहा है। बता दें कि इस मिशन को लेकर देहरादून सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार जिला स्तरीय बैठक भी ले चुके हैं। इसमें उन्होंने हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान करने के साथ ही सभी ब्लॉक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी एएनएम सेंटरों में ग्लूकोमीटर के साथ ही जरूरी उपकरणों की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने इसके अलावा हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर जागरूक करने के भी निर्देश दिए। देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी को अगर हम कम करना है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी उनको आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा अहम उसमें पड़ाव है। तो कैसे हम समय से हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके लिए हमने कहा कि अब जो एएनएम सेंटर है उस पर बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, सभी जगह वेइंग मशीन होनी चाहिए, उनका ग्लूकोमीटर होना चाहिए, चेक हीमोग्लोबीन भी सबको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में यूरिन की जांच करने का जो एल्बुमिन जांच करते हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। और जो 10 जो पॉइंट हैं जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिफाइन करते हैं, 10 जो बिंदु हैं वो भी सबके यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए, ताकि कई बार होता है कि आदमी को मेमोरी में चीज़ें नहीं रहती है, तो वो डिस्प्ले रहेंगी तो लगातार उनको याद रहेंगी चीज़ें। तो जब हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे
तो उनको जो है जो हमारे डॉक्टर की कंसल्टेशन वो भी मिलेगी प्रॉपर तरीके से। उनके चेकअप भी हम जो हाई रिस्क होते हैं पूरे एनसीपी में 6 चेकअप का प्रोविजन है, वो भी हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। उधर बाजपुर और गदरपुर में स्थानीय लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर हल्ला बोल किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी पुतला दहन किया। देखिए जी, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा, कहीं कोई अत्याचार नहीं हो रहा। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, चाहे आप देख लीजिए दिल्ली में सरकार नहीं थी तो वहां हिंदुओं पर अत्याचार हुए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी तो राम भक्तों पे अत्याचार हुए। उससे पहले ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश कट्टरपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है। ये जो हमारी ममता बनर्जी है, ये ममता बनर्जी नहीं है, ये हत्यार नहीं है, ये हत्या करने वाली है, ये सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। ज्ञापन का मांग ज्यादा है। महामहिम राष्ट्रपति जी से ऐसी मांग की गई है कि देश का जो अभिन्न अंग है पश्चिम बंगाल और वहाँ की जो मुख्यमंत्री साहिबा है वो एक इस्लामिक मानसिकता के वशीभूत होकर, केवल राजनीतिक लालसा में वशीभूत होकर वहाँ की जो संस्कृति है, हिंदूवादी जो मानविंदु है, उन पे कुठाराघात करती है, उन पे ठेस पहुंचाने का लगातार काम करती है। रविवार को राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए एलजीबीटीक्यू समुदाय ने समलैंगिकता को लेकर जागरूक करने और समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राइड वॉक निकाली। इस दौरान उन्होंने सामाजिक और कानूनी चुनौतियों को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिका खारिज करने पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि देश में प्राइड वॉक की शुरुआत 1999 में कोलकाता में हुई थी, जिसे द फ्रेंडशिप वॉक का नाम दिया गया था। इसके बाद से ये देश भर के अलग अलग हिस्सों में आयोजित होने लगी। क्योंकि अभी भी बहुत लोग हैं जो हमें कहीं ना कहीं जज करते हैं और बहुत लोग डरा के रखते हैं हम जैसे लोगों को। हम बस ये बताना चाहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं, हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, हम भी वही खाते हैं, वही हवा ले रहे हैं। बस हमारी थोड़ी चीज़ें अलग है, कुछ चीज़ें अलग है, बस थोड़ी सी नापसंद जो कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बस बाकी और कुछ नहीं है। तो ये प्राइड में आज हम आए हुए हैं एंड ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमें कोई लोग बाहर से देख रहे होते हैं तो उनको लगता है कि हम अलग है या कुछ है, बट हमारी विजिबिलिटी के लिए है। मैं बहुत टाइम से आउट हूँ अपने पेरेंट्स को, सबको, और मुझे ऐसा नीड नहीं है प्राइड मार्च करने के लिए, बट मैं उनके लिए आई हूँ जो आउट नहीं है, ताकि वो देख सके और समझ सके कि ओके काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं एंड बहुत नॉर्मल है। उधर गदरपुर और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में ठगी को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन। सुरक्षा और यात्रा मार्गों पर रियल टाइम अपडेट देने के लिए टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल। सुरक्षित तीर्थ यात्रा पर फोकस। चारधाम यात्रा में मानसून डाल सकता है खलल। मानसून को देखते हुए अलर्ट मोड पर एजेंसियां। 24 अप्रैल को मॉक ड्रिल का होगा आयोजन। और उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर कम करने पर फोकस। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को चिन्हित कर रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। महिलाओं को किया जा रहा जागरूक।